साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। ये टॉपिक 3 बातें हमको सिखाएगा। सबसे पहली बात, क्या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है, खासकर ऐसे मामले में जहां पर कस्टम एक्ट है, जहां पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, कुल मिला के इकोनॉमिक ऑफेंस से जुड़ा हुआ मामला। इस पर हमको चर्चा करनी है। दूसरी बात, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कि जो प्रोटोकॉल है सेक्शन 82 सीआरपीसी में वो क्या है और कंप्लाई विद कैसे करने होते हैं। अगर फ्रिक्शंस आएगा तो क्या उस सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट भले ही एंटिसिपेटरी बेल बार करता हो इस तरह के मामलों में, तो क्या तब भी कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत जाकर अपना डेविएशंस कैसे दिया और इंटरप्रिटेशंस कैसे दिया, ये सब चर्चा के विषय है। साथियों, आज के टाइम पे कॉमन फैशन हो चुका है एंटी करप्शन का, सीबीआई का, कस्टम्स का, कि कोई व्यक्ति अगर क्राइम में इन्वॉल्व है और प्रथम दृष्टया एविडेंस है, जस्ट बुक हिम, अरेस्ट हिम एंड पुट हिम बिफोर द कंसर्न बार और बेंच फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल। क्लियर है। अब व्यक्ति का दोष नहीं है, उसको अता पता ही नहीं है और मजबूरन में जो है वो केस फेस कर रहा है, तो उस सिनेरियो में कानूनी प्रोटोकॉल क्या है, क्या 41A सीआरपीसी का लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये सब आज के चर्चा के विषय है। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात को मैं समझाऊंगा खुल के जजमेंट के माध्यम से। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो, ताकि ऐसी समस्या है तो ये गाइडलाइंस काफ़ी आपके काम आने वाली है। आज की एजुकेशन क्लास में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। साथियों, टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूँ कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं और दर्शन करके आ गए तो सिर्फ हमने टाइम पास किया है। हाँ, पर मंदिर का हमें इतिहास मालूम है, उसके बाद दर्शन करें तो उसके बाद दर्शन का मजा अलग होता है। तो वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप केस को डील विद करोगे उससे पहले अगर आपको लीगल पोजीशन क्लियर है, कंसेप्ट्स क्लियर है, लड़ना आता है, तो आप भिड़ जाओगे। अगर नहीं आएगा तो फिर मतलब नहीं, फिर आप किसी और पर डिपेंड हो जाओगे, जैसा वो चलाएगा वैसे आप चलते रहोगे। तो ऐसी गलती मत करो, अपनी नॉलेज को एनहेंस करो ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आवे। साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जजमेंट जो है एक रिसेंट जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 6/9/2023, खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसका जो है जजमेंट साइटेशन है या जजमेंट टाइटल है। इस केस में क्या हुआ था कि जो अक्यूज था उसने मूव करा एंटिसिपेटरी बेल के लिए, और यहाँ पर अक्यूज्ड और अदर पर्सन जो थे वो चार्ज थे फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कि डिफाइंड है 120B आईपीसी में विथ पनिशमेंट। इसके अलावा सेक्शन 419, सेक्शन 420 आईपीसी में मीन्स फॉल्स पर्सोनिफिकेशन, और दूसरा है ऑफेंस ऑफ चीटिंग, और तीसरी कैटेगरी में थे सेक्शन 7C, सेक्शन 13(1)A, सेक्शन 13(2) ऑफ द पीसी एक्ट। ये बात करता है मिसएप्रोप्रिएशन से संबंधित, और चूँकि पनिशमेंट जो है 7 साल से ऊपर है तो अथॉरिटीज़ 41A देने के लिए बाउंड नहीं है। तो यहाँ तक हमें काफ़ी चीज़ जो है क्लियर हो गई। यहाँ पर एफआईआर जो है वो लॉन्च हुई थी 10/8/2022 को अगेंस्ट 19 पर्सन, जिसमें कुछ नाम पब्लिक सर्वेंट्स के भी थे, कुछ नाम प्राइवेट पर्सन्स के भी थे। बट चूँकि सीबीआई पढ़ते नहीं खोल पा रही थी तो उसने एक वर्ड यूज़ करा, अननोन, अज्ञात पब्लिक सर्वेंट। अरे तो जब आपको नोन ही नहीं है तो आप इंक्वायरी होल्ड करो, क्योंकि बेसिक लॉ है ललिता कुमारी का कि आपको सबसे पहले फैक्ट्स पे क्लियरेंस करनी पड़ेगी, एम्बिग्विटीज को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सक्षम एफआईआर काट सकते हो। अगर अननोन लिख रहे हो, अज्ञात लिख रहे हो, आप क्राइम को जो है अनफोल्ड कैसे कर पाए जब आप खुद ही क्लियर नहीं हो कि किस किसने क्राइम किया है, किस किसका इन्वॉल्वमेंट है। तो वाई देयर वॉज अ हरी टू लॉज द एफआईआर, वाई द एफआईआर वॉज लॉज इन द एंग्जाइटी। If the concerned CBI fails to hold the preliminary inquiry and totally do the anxiety to lodge the FIR, it means it is going to violate the basic guidelines of Honorable Supreme Court laid down in Lalita Kumar versus State of UP। क्लियर है, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं। साथ ही इस केस में क्या था कि जो एक रिटर्न कंप्लेंट थी ये मिली थी असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि यूजुअली गवर्न करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को और कस्टम्स को। इनका कहना है कि स्मगलिंग हुआ है कॉन्ट्राबैंड्स का, इसके अलावा जो फॉरेन की जो सिगरेट्स है उसका भी जो है स्मगलिंग हुआ है, और इसके अलावा सेफ्रॉन्स का भी जो है स्मगलिंग हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो एंटिसिपेटरी बेल थी उस पर सीबीआई का आया था प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कि एंटिसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लावेश के मामले में स्पष्ट कर दिया है कि अगर अक्यूज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो एंटिसिपेटरी बेल लाई नहीं करेगी। यहाँ पर ये फैक्ट रिकॉर्ड पर है कि जो अक्यूज है उसके खिलाफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है, जिसका एंटिसिपेटरी बेल को खारिज कर दो। साथियों, कोर्ट ने सबसे पहले इम्फेसाइज किया सेक्शन 82 सीआरपीसी में, ये बात करता है प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग की। कुल मिला के अगर कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव है कि ऐसा पर्सन इसके विरुद्ध वारंट ऑफ अरेस्ट है और ये एब्सकॉन्ड हो रहा है या उसके एजुकेशन से बच रहा है, तो कोर्ट यहाँ पर पब्लिश करेगा रिटर्न प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस, और ये पब्लिश होगा। इसके अलावा सर्कुलेट होगा, और इसके अलावा स्पेसिफिक ऑफेंस दिए गए उस कैटेगरी में ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल होगा।
तो कुल मिला के कोर्ट ने कहा कि प्रोक्लेमेशन जो है ये इशूड तो हो गया, बट इट रिक्वायर्स दैट सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज इज टू बी कंप्लाइड विद। वो क्या है कि इट मस्ट बी रीड इन द कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ टाउन और विलेज इन विच द अक्यूज इज ऑर्डिनरी रेसिडिंग, और इट शुड बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ हिज हाउस। और सबसे तीसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि इट शुड बी पब्लिश्ड इन डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन अ प्लेस वेयर द एप्लीकेंट ऑर्डिनरी रेसिड, जबकि तीनों ही कंडीशंस को फॉलो नहीं किया गया है। उसके अलावा सब क्लॉज 4 ये कहता है कि जो कैटेगरीज दी गई है उस कैटेगरीज में तो ये एप्लीकेबल है, पर जो कैटेगरीज में ऑफेंस ही नहीं है तो वहाँ पर ये आप इजीली जो है इशू नहीं कर सकते हो। जो एक केस था लवेश का, वहाँ पर अक्यूज डिक्लेयर हुआ था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एज पर लॉ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस केस में जो लीगल प्रोसीडिंग्स थी वो अमल में लाई गई थी, पर वो एज पर नॉर्म्स थी, बट यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मेलिटीज थी वो अमल में नहीं लाई गई, जिस कारण जो बार है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ जजमेंट्स मॉरलाई किया गया बाय द कंसर्न सीबीआई, पर उसमें भी प्रिंसिपल ये था कि अगर मामला सीरियस इन नेचर है, प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग इशू हो गई है और सेक्शन 82 सीआरपीसी में कार्रवाई इनिशिएट हो गई है, तो वहाँ पर एंटिसिपेटरी बिल का लाभ नहीं देना चाहिए। पर कोर्ट ने डिफ्रेंशिएट किया दोनों ही चीज़ों को। सबसे पहले बात कि ये प्रोसीडिंग इनिशिएट कैसे हुई, और दूसरी बात जो सेक्शन 82 सीआरपीसी की कार्रवाई थी उसका आउटकम प्रोसीडिंग क्या था। इस केस में सीबीआई के पास कुछ भी इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं थी, जो भी इनके पास बेस था वो था एलिगेशन ऑफ कंसर्न DRI, जो कि ऑलरेडी सेक्शन 135 कस्टम्स एक्ट में और सेक्शन 104 कस्टम एक्ट में प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर चुके हैं। अब पॉइंट ये है कि जो मैक्सिमम टर्म है पनिशमेंट का वो है 3 ईयर, बट ऑफेंस बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है। तो इस सिनेरियो में जो मटेरियल इकट्ठा करा उस मटेरियल के बेसिस पे एक बात निकल के आती है कि जो अक्यूज जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। दूसरी बात, अनदर अक्यूज को एंटिसिपेटरी बेल मिल चुकी है, कोई अक्यूज से रिकवरी नहीं होनी है, मैक्सिमम पनिशमेंट 3 ईयर का है, उसके कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर उसको बेल देते हैं तो ये ट्रायल प्रोसीडिंग को हैम्पर नहीं करेगा। हद से हद हम सेक्शन 437 सीआरपीसी में जो कंडीशन है उसको इम्पोज करते हैं, तो कोर्ट ने कंडीशंस को इम्पोज करते हुए अक्यूज को एंटिसिपेटरी बेल का लाभ प्रदान किया। तो साथियों, आज की वीडियो के बेसिस पर हम 3 निष्कर्ष जो है निकाल सकते हैं कि अगर ऑफेंस कितना ही क्रिटिकल है, इवन दो यू आर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यू कुड मूव फॉर द एंटिसिपेटरी बेल अगर सेक्शन 82 सीआरपीसी की अक्षरशः पालना नहीं हुई है। एक बात तो ये। दूसरी बात है कि जो मामले बड़े दिखा दिए रहते हैं पर इन एक्चुअल पनिशमेंट बहुत छोटी क्वांटिटी में है, तो वहाँ 41A सीआरपीसी का जो लाभ है वो अक्यूज को मिलना चाहिए। तीसरी बात है कि अक्यूज कॉपरेट नहीं कर रहा है, इससे क्या अभिप्राय है? अगर आप लगातार कोर्ट में अपीयर हो रहे हो, अपनी हाजिरी दे रहे हो, तो इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू एब्सकॉन्ड। और चौथी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको हमेशा कहा कि अगर प्रोसीडिंग है भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की तो उसको आप चैलेंज कर दो, उसके बाद ही एंटिसिपेटरी लगाओ, तो वहाँ पर चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं सफलता प्राप्त होने के। तो साथियों, कुल मिला के इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है आपके राइट्स को लेकर। ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे पेज को फॉलो एंड लाइक करें, और साथियों ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।